हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, हम जो एमपीपीएससी का प्री प्लस मेंस का सीरीज स्टार्ट किए थे एशियंट हिस्ट्री, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आज हमारा है टॉपिक वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता कब से कब तक है। 1500 से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों इसमें दोस्तों दो हैं वैदिक सभ्यता में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल आएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों ऋग वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। इसमें आएगा ऋग वैदिक काल में वैदिक काल में दो है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों तब कैसे ध्यान रखना दोस्तों, ये 1500 600 है तो फर्स्ट वाला ऋग है, यानी 1500 से 1000, फिर 1000 से 600। आपको ऐसे टिक लगा के याद रखना। फिर दोस्तों इसमें जो एविडेंस है, स्रोत है दोस्तों, यानी कि जिसके अनुसार इसका वो किया गया स्रोत, इसमें कौन सा है, साहित्यिक आएगा दोस्तों ऋग्वेद, और पुरातात्विक आएगा गेरुवाड़ी मेदभांड। दोस्तों गेरुवाड़ी मेदभांड आपको हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाए थे। कौन सा आएगा, ऋग्वेद से संबंधित आएगा। और चित्रदूषी मेदभांड आएगा उत्तर वैदिक से दोस्तों मेदभांड। साहित्यिक स्रोत इसमें कौन सा आएगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अन्नवेद आएगा। दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माण आर्य, वैदिक सभ्यता के निर्माण आर्य, यानी कि इसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, कुलीन, उदत्त। वैदिक सभ्यता में दोस्तों जो आर्य हैं, आर्य का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ यानी कुलीन, उदत्त यानी उत्तम, सबसे वो है दोस्तों। तो आर्यों का जो अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उदत्त और उत्तम है। आर्यों का जो आगमन है दोस्तों भारत में कहाँ से हुआ था, जो अलग अलग विद्वान हैं उनके बीच में मतभेद है। तो दोस्तों आपको एग्जैक्टली किसके याद रखना है, मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर क्या याद रखना है, बाल गंगाधर। आपको पढ़ना सबको है दोस्तों, लेकिन मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक का आपको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैक्स मूलर का आपको डेफिनेशन में लिखना है। अब बाल गंगाधर तो हमारे देश के हो जाते हैं, तो इनको भी वो रखना है, इनको भी ध्यान में रखना है कि हाँ, लेकिन मैक्स मूलर को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों ये लिखा अलग अलग विद्वानों में मतभेद हैं। तो ये जर्मनी के हैं दोस्तों, हंगारी मैक्स मूलर। मध्य एशिया के हैं, पश्चिम में दोस्तों जर्मनी मैक्स, उत्तरी ध्रुव। तो दोस्तों जो एविडेंस दिया है, इन्होंने अलग अलग रीज़न बताया कि कौन कौन से क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ। तो दोस्तों देखते हैं आर्यों के आगमन के संबंध में मतभेद है। तो पश्चिम से आया है, उनको समर्थन कौन कौन करते हैं, जर्मनी के विद्वान फ्रैंक एंड हॉर्ट ने करते हैं, और हंगारी एंड डेनबू ने करते हैं। ये पश्चिम को सपोर्ट करते हैं कि हाँ आर्य पश्चिम से भारत में आए। ठीक है, इन्होंने एविडेंस क्या दिया दोस्तों, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में यूरोपीय भाषा का प्रचलन। सेकंड, शारीरिक बनावट में समानता। इन्होंने ये एविडेंस दिया कि पश्चिम से आए, जर्मनी वैज्ञानिकों ने दिया। और पी गाइल्स, हंगारी एंड डेनबू, इन्होंने क्या दिया, प्राकृतिक आधार को साक्ष्य माना, जैसे पशु पक्षी, गेहूँ चावल, वनस्पति आदि में समानता। मैक्स मूलर ने क्या एविडेंस दोस्तों, मैक्स मूलर को ज़्यादा मान्यता देते हैं कि इसको, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का बांग्ला से संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया, और इनको ज़्यादा प्रेफरेंस, बहुत सारे बुक इन्होंने लिखे भारत के इसमें, तो इनको ज़्यादा मान्यता दिया जाता है मध्य एशिया से। इन्होंने क्या कहा, सर्वाधिक मान्य मत है दोस्तों। देखिए इन्होंने कहा, स्कॉलर ऑफ ईस्ट द लेक्चर वन द साइंस एंड लैंग्वेज। देखिए इन्होंने क्या कहा, सर्वाधिक मत थे, स्कॉलर ऑफ ईस्ट द लिटरेचर वन द साइंस एंड लैंग्वेज। इन्होंने इसका एविडेंस दिया। और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने क्या कहा, उत्तरी ध्रुव से आएगा। इन्होंने अपने पुस्तक पे इनको दिया, द आर्किटेक्ट होम ऑफ आर्या। इन्होंने अपने बुक लिखा, लेकिन मैक्स मूलर का सर्वाधिक मान है। तो दोस्तों EPI कुछ बन जाएगा प्री में आएगा कि आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से, तो इसका किन्होंने कहा, तो इसमें दोस्तों दे देगा मैक्स मूलर दे देगा, हंगारी दे देगा, जर्मनी के इन्होंने फ्रैंको दे देगा, एक्स में बाल गंगाधर दे देगा।
तो इसका आंसर बाल गंगाधर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आपको पीआई को माइंड में रखना कि हाँ ऐसे पूछ सकता। फिर पूछ लेगा भारत में ही है, तो भारत में ही है, भारत से ही है, तो इनमें को एविडेंस क्या है? एल.डी. कल्लर, जलवली पांडे, गंगानाथ झा, दयानंद सरस्वती, अरविंद, अविनाश चंद्र। तो दोस्तों इन्होंने कहाँ कहा? कश्मीर, मध्य प्रदेश, बाहरशी, तिब्बत। तो दोस्तों इनका चल जाएगा, नहीं भी याद रखोगे, लेकिन मैक्स मुलर और बाल गंगाधर तिलक का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका भी आप रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साक्ष्य ऋग्वेद में दी गई भौगोलिक स्थिति है। दोस्तों अब ये सब प्री वाला फैकेट है, प्री और एकदम प्री नहीं दोस्तों, मेंस में भी आएगा। मेंस में कितने नंबर मार्क्स के आएंगे दोस्तों? 2 मार्क्स के आएगा। अभी जो न्यू सिलेबस चेंज किया है संघ लोक सेवा ने जो, तो 2 मार्क्स पहले 3 मार्क्स का आता था, उसकी जगह इन्होंने क्या किया? 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 11 मार्क्स किया। तो फैक्ट वाले डाटा 2 मार्क्स आएगा, तो आपको वहाँ फैक्ट वाले में काम आएगा। तो फ्री और फैक्ट 2 नंबर में काम आएगा दोस्तों। तो वैदिक साहित्य, वेद है, संस्कृत में विद यानी ज्ञान को जानना कहा गया है। वैदिक साहित्य यानी वेद, संस्कृत है, वेद यानी ज्ञान को जानना है। संकलन करता दोस्तों, वेद के संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वारपालन वेद व्यास है, कृष्ण द्वारपालन वेद व्यास है। वेद संस्कृत है, वेद है, ज्ञान को जानना है। संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वारपालन वेद व्यास है। इनकी भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है दोस्तों। तो वेद के संकलन करता पूछ लेंगे, वेद के संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वारपालन वेद व्यास है। इनकी भाषा संस्कृत है, लिपि इनकी ब्राह्मी है। उपनाम है दोस्तों, वेद के उपनाम कौन कौन से हैं? श्रुति दोस्तों, श्रुति यानी वेदों को सुनकर याद रखना। तो दोस्तों आ जाएगा श्रुति है, वेदों को सुनकर याद रखना। नित्य यानी वेदों का ज्ञान अमर है। औपरुषि यानी वेदों की रचना देवताओं ने की। औपरुषि क्या है? वेदों की रचना देवताओं ने की है। वेद कितने हैं दोस्तों? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। दोस्तों ये जो वेद से हैं, अभी जो 23 जून को पेपर हुआ है 2024 में, 2 क्वेश्चन आए हैं एज इट इज। मैंने आपको दिखाया है। ऋग्वेद यानी ऋग यानी ऋचाओं का समूह है, वो वेद यजुर्वेद हैं। अब पाठकर्ता ह्रस्व यानी होता है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या आया? सबसे प्राचीन वेद हैं, ऋग्वेद है। क्वेश्चन क्या आया दोस्तों? मैं बता रहा हूँ कि सबसे प्राचीन वेद हैं, प्राचीन वेद हैं। तो क्या आएगा दोस्तों? इसका ऋग्वेद आएगा। और सभा समिति का वर्णन किस में दिया गया, उल्लेख किस में किया गया? ये भी क्वेश्चन वेद से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों देखते हैं, यह विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी तुलना ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से की गई है। दोस्तों ये देखिए, ऋग्वेद का यहाँ पे स्टार्ट किया गया। तो हमने बोला ना आपको विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये देखिए, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसकी तुलना जैन अवस्था से। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, जैन अवस्था की तुलना किससे की गई है? तो ऋग्वेद से की गई। ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों की चर्चा की गई है। कितने? 4। हिमालय को ऋग्वेद में क्या गया? हिमवंत कहा गया। हिमवंत, जहाँ की चोटियों का उल्लेख मुजवंत, शिलावंत, अर्जिक, सुसोम है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। धन्य, मरुस्थल शब्द तो पूछ लेगा, धन्य है। फिर देगा मरुस्थल, नदी, सड़क, समुद्र। तो क्या आएगा आपका? मरुस्थल। ऐसे पीआई को जाएगा। अस्तोमा सदगमाय का उल्लेख है। वासुदेव कुटुंबकम। दोस्तों अभी जो G20 का जो लोगो है, G20 की मीटिंग अभी भारत में हुआ। कहाँ पे? वो दिल्ली में हुआ। G20 में कितने कंट्री है दोस्तों? तो दोस्तों बोल देगा G20 में 20 कंट्री है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। एक यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं दोस्तों? 28 कंट्री। लेकिन अभी ब्रिटेन इसमें से हट गया है, तो 27 कंट्री आएगा। और इसमें अभी भारत में जो मीटिंग हुआ, दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो इसको
G20 सब G21 यानी G20 में कुछ कितने आएगा, तो दोस्तों 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन सन और दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर दिया। तो इसका थीम क्या रखा था, वसुधैव कुटुम्बकम। तो दोस्तों जब ये थीम रखा था वसुधैव कुटुम्बकम, तो ये CDS में पूछा गया कि वसुधैव कुटुम्बकम किससे लिया गया अवधारणा, तो ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद की अवधारणा है। ऐसे भी को फिर दोस्तों मंडल, कितने मंडल दोस्तों, 2 से लेकर 7 सर्वाधिक प्राचीन यानी गोत्र मंडल हैं, ऋषि मंडल यानी वंश मंडल कहते हैं। 2 से 7 नंबर तक दोस्तों जो सर्वाधिक प्राचीन मंडल यानी गोत्र मंडल है, ऋषि मंडल या वंश मंडल कहते हैं। सर्वाधिक नवीन कौन सा है दोस्तों, जो सबसे नया मंडल कौन सा है, 10वां है। और तथा प्रथम, सर्वाधिक नया कौन सा है, 10वां और प्रथम है। प्रथम का आएगा मंडल यानी दोस्तों मंडल प्रथम का आएगा कर्ण यानी अग्निदेव को समर्पित है। ग्रह समाचार आर्य अनरों की चर्चा की गई है। विश्वामित्र यानी गायत्री मंत्र जो सूर्य की पत्नी सविता को समर्पित है। वामदेव यानी ऋषि का उल्लेख है। आत्री, भारद्वाज दोस्तों ये हरियूपिया यानी इंद्र को पुरंदर कहा गया है। दोस्तों ये आ सकता है, इंद्र को पुरंदर किस में कहा गया, छठे मंडल में कहा गया, भारद्वाज इसके आएगा। 7वें मंडल को अगर वशिष्ठी इनके वो हैं, इन्होंने किया था, यागराज युद्ध किया था। 8वें मंडल में कर्ण या अगीरा आएगा। 9वें मंडल में कौन है, कश्यप यानी सोम की स्तुति। 10वें मंडल का आएगा भृगु, भारत यानी पुरुषोक्त यानी नदी सूक्त, परशुणी, पूर्वरसी संवाद या मैथिली संवाद है इसमें। पुरुष सूक्त का वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त में क्या उल्लेख किया गया, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय दोस्तों ये इसका हेरिटोजेंटल है, यहाँ का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे नीचे होता था दोस्तों, ये वाला इम्पोर्टेंट है। नदी सूक्त में 42 नदियों का उल्लेख किया गया लेकिन वर्णन 19 है दोस्तों। इसमें दोस्तों अब जो प्राचीन नदियां हैं उनको वर्तमान में क्यों नाम से जाना जाता है वो देखिए। सिंधु का आएगा सिंधु यानी हिरण नदी भी कहते हैं, सिंधु को सिंधु। विदस्ता का झेलम, पारसोनी का राबी, विपाशा का ब्यास, शतुद्री के सतलुज, अस्किनी चिनाव, सरस्वती को घग्गा नदी से जानते हैं, सदानीरा का गंडक, कुंभा का आएगा कबूल, स्वच्छता का आएगा सौत नदी, गोमती का आएगा गोमाल नदी, कुर्रम का है कुर्रम। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु था दोस्तों। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी दाता माता यानी सरस्वती का ही पूछेगा, ये वाला नहीं आ सकता। फिर आप ध्यान रखें कि हाँ ये नदी है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया दोस्तों। ये जो दिया गया है कि हाँ कितने कौन सी चीज़ कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद कितना है दोस्तों, कौन सा कब से है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नोट, दिशाइयों को आर्य यानी अनास यानी चपटी नाक कहा जाते हैं। अकर्मण यानी वैदिक कर्मों पर विश्वास न करने वाला। शीशन देव यानी लिंग पूजा कहते हैं। नोट, पुरु नामक कबीला यानी त्रयदस्तु के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में उल्लेख प्रमुख शब्द है दोस्तों ऋग्वेद में ये शब्दों का उल्लेख किया गया है, इनका कितना बार उल्लेख किया गया है, ऐसे पी को आएंगे दोस्तों, बोल देगा। जैसे सभा समिति है, इनका कितना सबसे ज़्यादा किसका बार उल्लेख किया गया, तो दोस्तों देख लो सबसे बार इंद्र का उल्लेख नहीं दोस्तों, पिता का उल्लेख किया गया। किन से 375 दोस्तों बोल देगा। ऋग्वेद का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया तो पिता का उल्लेख किया गया, ऐसे पी कुछ बन जाएंगे। फिर जन का उल्लेख किया गया 275, इंद्र का आएगा 250। तो दोस्तों आप देख लीजिए कौन सा, तो आपको मेन ध्यान रखना, सभा समिति सभा 8 बार, समिति 9 बार, ऐसे आपको ये सब ध्यान रखना कि कौन से कितने बार किया गया। सबसे ज़्यादा पिता के बारे में किया गया, फिर जन, फिर इंद्र। अग्नि का दोस्तों 200 बार किया गया, भी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप एक बार इसमें गो थ्रू हो जाइएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। फिर प्रयुक्त शब्द है दोस्तों, इसके बारे में वर्णन किया। गविष्ठ यानी युद्ध, गायों की दोस्तों जो आयु सबसे ज़्यादा युद्ध करते हैं गायों के लिए करते हैं, गायों को ही धन मानते हैं। अघन यानी गाय ना मारे जाने योग्य। गोहंता यानी अतिथि। दुहिता यानी पुत्री, दुहित पुत्र। गोधूल यानी शाम। दूरी माफ हेतु गाय वस्तु। अपराधी को पकड़ने वाला उग्र। सूतकार यानी रथाकार। स्पर्श यानी गुप्तचार। पूरब यानी दुर्गापति। दूरी यानी गविस्तु। पशुचरण योग्य भूमि का खिल
उपजाऊ भूमि का आएगा उर्वरा, बड़ी नहर का कुल्ला, हल का आएगा लंगला, हल से पानी नाली का को सीता कहते हैं दोस्तों। ये तो गोबर की खाद को कसीर कहते हैं दोस्तों। फिर आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर ये मेंस का टॉपिक आ गया दोस्तों। मेंस में आएगा हड़प्पा दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था लिखिए या वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको लिखना है ऋग्वैदिक काल 1500 लेकर 1000 ईसा पूर्व इनका वर्णन मिलता है। मैक्स मुलर के अनुसार ये पश्चिम एशिया से आए हैं दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि मैक्स मुलर का नाम भी आ गया, सन भी आ गया दोस्तों, तो इससे अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है। फिर आप टॉपिक डाल दीजिए राजनीतिक संगठन प्रशासन की इकाई। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रशासन की मूल इकाई परिवार था, यानी कि कुटुंब हुआ करते, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। अनेक परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था दोस्तों। कई गांवों को मिलाकर यानी विसापति का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख गांव का निर्माण अधिकारी तो गोपा होता था। गोपा भी पूछा गया यूपीएससी में। राजा एवं सम्राट सेकंड टॉपिक में राजा जन का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसका प्रमुख 2 कार्य होते थे। प्रथम, युद्ध के समय कबीलों का नेतृत्व करना तथा कबीलों की समृद्धि के लिए यागों का अनुष्ठान करना। राजा का पद वंशानुगत होता था, किंतु राजा निरंकुश दोस्तों, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन निरंकुश नहीं होता था, उसमें जनता निराश नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड डालना आपका ये थर्ड टॉपिक डालना दोस्तों आपको प्रमुख प्रशासन अधिकारी। पुरोहित क्या था दोस्तों? राजा का परामर्शदाता था एवं राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया करता था। सेनानी यानी सेना का प्रधान सैन्य संगठन की देखभाल तथा राजा की अनुपस्थिति में सेना का संचालन करता था। ग्रामीणी यह ग्राम का मुखिया होता था तथा ग्राम में राजा के कर्तव्य का निर्वहन करता था दोस्तों। चरागाह या बड़े जिहत्ते का प्रधान बृहस्पति होता था। फिर 4 का आएगा दोस्तों सैन्य प्रशासन। ऋग्वैदिक काल में राजा स्थायी सेना नहीं रखता था दोस्तों। पूछ लेगा ऋग्वैदिक काल में राजा स्थायी सेना रखता था दोस्तों, पूछा गया है यूपीएससी का पीआईक्यू से कि ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना रखते थे, नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं रखते थे। इस युद्ध के समय काबिले के नवयुवक को वो भर्ती कर लिया जाता है दोस्तों। जो युद्ध के समय जो काबिले एक साथ में जो रहते थे उनको भर्ती कर लिया जाता युद्ध के समय। आर्यों की सेना को मिलिशिया कहा जाता है। आर्यों के जो सेना होते थे उसको मिलिशिया कहा जाता। फिर 5 टॉपिक आपको जानना राजस्व प्रशासन दोस्तों। ये सभा समिति का उल्लेख आ गया दोस्तों। राजस्व प्रशासन सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था जिसका कार्य न्याय करना था। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। समिति काबिले का प्रत्येक सदस्य शामिल होता था तथा राज्य के निर्वाचन संबंधी कार्य करते। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख। इन्होंने इतना भी मेंशन कर दिया दोस्तों अच्छे मार्क्स में। विदात अन्य आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी जिसका कार्य लूटपाट बांटना या धार्मिक सेना से संबंधित था। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया। न्याय फिर 6ठा टॉपिक डालना दोस्तों न्याय एवं दंड व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में न्याय संबंधित कानूनों की कोई विधिवत व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, किंतु न्याय व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी राजा ही सब कुछ करता था और सभा में कार्य करते थे। फिर लिखना दोस्तों ऋग्वेद में चोरी, धोखेबाजी, डकैती, पशुचरण आदि अपराध प्रचलन में थे। अपराधों के कठोर दंड दिया जाता था, लेकिन मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था। तो दोस्तों ये कंक्लूजन क्या डालना कि था उपयोग से स्पष्ट है ऋग्वैदिक काल राजनीतिक काल में अधिक उन्नत थे और उस काल में सभा समिति का वर्णन किया गया। बस तो अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों, कंक्लूजन सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। तब तक के लिए जय।